अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में, आज की क्लास में आप लोगों को केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज करवाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो है गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में ये चैप्टर है। और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज हैं और उनका क्या सलूशन है। आपने स्टूडेंट इनको तवज्जो से, भरपूर तवज्जो से समझना है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को ले लेंगे, कॉन्सेप्ट गेन कर लेंगे, तो फिर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आएगा आपके पास तो आप बड़ी आसानी से उसको जो है सॉल्व कर देंगे। हम देखते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। देखिए, पहले एमसीक्यूज को अगर आप रीड करें, इसमें सवाल में गैस की बात की गई है। और क्या बात की गई, कहा गया कि गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहे हैं कि हम, और वॉल्यूम कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम भी है, कह रहे हैं इसका वॉल्यूम डबल करना चाहते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हम वॉल्यूम डबल करना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखना, जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इससे रिलेटेड हम फार्मूले अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो 273 केल्विन इतना टेम्परेचर इस वक्त है इस गैस का। कह रहा है कि हमने वॉल्यूम डबल कर दे तो टेम्परेचर भी डबल करना पड़ेगा। डबल का मतलब है इस टेम्परेचर को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो 546 आएगा। इतना केल्विन, इतने केल्विन टेम्परेचर अगर कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि इतने केल्विन हमारे पास ये आंसर है, नहीं यहाँ तो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो हम इस केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी 546 में से 273 माइनस कर दें तो 273 बाकी आएगा। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के अंदर इसका कोई जो है करेक्ट आंसर नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दीज। जो हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें ये आंसर मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह का सवाल चेंज करके भी दिया जा सकता है, ये आप तवज्जो से समझ लें। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल, कह रहे हैं कि गैस का टेम्परेचर डबल कर दिया है, प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, और प्रेशर क्या कर दिया गया, हाफ। देखिए स्टूडेंट, ये गैस की बात की जा रही है यहाँ पर भी, इस एमसीक्यूज में भी इस गैस का जो प्रेशर है उसको, पहले कुछ ना कुछ प्रेशर भी है इस वक्त और कोई ना कोई टेम्परेचर भी है। पहली कंडीशन में प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ज़रा वॉल्यूम भी होगा। अब कह रहे हैं कि इस वक्त इस गैस का क्या किया गया है, इस गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। और टेम्परेचर जितना भी था ये प्रेशर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, ठीक है। और टेम्परेचर जो उसको क्या कर दिया है, टेम्परेचर को डबल कर दिया है। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। टेम्परेचर इन सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर डबल कर दिया है और प्रेशर क्या कर दिया है, हाफ। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, यही सवाल है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। इसका तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है। आपको पता है वॉल्यूम जो है वो जो है टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और प्रेशर के इनवर्स, या पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शन है और टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब क्या किया गया है, अगर आप देखते हैं कि वॉल्यूम पे इफेक्ट, टेम्परेचर डबल कर दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर हाफ कर दिया, हाफ का मतलब 1/2, 2 से डिवाइड कर दें। अब ये चीज 1/2 यानी कि इस अपॉन के अपॉन में 2 यहाँ आ रहा है, ये 2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। जब 2 यहाँ चला जाएगा
तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 4 आएगा। मैं इसको एक और एंगल से बताता हूँ, आप चलो यूँ लिख लें, इसको लिख लें PV इज इक्वल टू nRT, इस तरह करके लिख लें, यहाँ यूँ समझ लें। आप यूँ कहेंगे हमने क्या किया कि प्रेशर को हाफ कर दिया 1/2, टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल, यूँ कर दिया। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 4, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज 4 टाइम। देखिए ये वाला ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन है, आप सारे देख सकते हैं। इनमें से ये वाला ऑप्शन जो है, जो हमने कैलकुलेशन की उसके मुताबिक ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है कि जो वॉल्यूम है 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। कह रहे हैं एसटीपी पर हमारे पास 1 डेसीमीटर ऑक्सीजन गैस है, इसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा। ठीक है, ये हमने बताना है, इसको कैलकुलेट करना है। जरा यहाँ आ जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें मास कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन के मोल्स अगर मिल जाएं, मोल्स पता चल जाएं, तो मोल्स हम कैलकुलेशन कर सकें। और मोल और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब बराबर किसके होता है, 1 मोल के। मतलब 1 मोल इतने डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब जब आपको डेसीमीटर क्यूब को मोल में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डेसीमीटर क्यूब दिए हों यहाँ पर, उनको मोल में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 से, जो कि 1 मोल बराबर इसके होते हैं। ठीक है, तो 22.1 को इस वक्त हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया हुआ ऑक्सीजन का, 1 डेसीमीटर क्यूब। इस 1 को डिवाइड करते हैं 22.4 से, तो हमारे पास क्या आ गया, इतने मोल आ गए। किसके मोल आ गए, ऑक्सीजन के। हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया मोल, हमने ऑक्सीजन के मोल पता चला लिए। अब मोल पता चल गए तो अब काम आसान हो गया है। हम क्या करते हैं, इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन के मोलर मास से, तो हमारे पास मास आ जाएगा। कितना मास आ गया जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1.43। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, ये देखें ए ऑप्शन, इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ये ठीक ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है जहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl। कह रहा है अमोनिया और HCl गैस जो है इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो उसका रेशियो बताएं। ठीक है, तो रेशियो बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको ज़रा पहले समझाए गए हैं, उसी तरह से करने हैं आपने कि ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, रेट का ये हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास का ज़्यादा होता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो HCl का मास ज़्यादा, इसको यहाँ लिखेंगे, अमोनिया को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ इसका अपोजिट आता है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, HCl का मॉलिक्यूलर मास इतना होता है 36.5, अमोनिया का मास 17 है, इसको डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसका रूट ले लेते हैं तो 1.7। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा किसका, अमोनिया और HCl का, वो क्या आएगा, 1.7:1। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसका बेस्ट ऑप्शन और ये आंसर है। तो स्टूडेंट ये तरीक़ाकार है कि हम MCQs को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कि सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो MCQs जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको बहुत सारे MCQs चैप्टर 2 के हमने करवाने हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड करवाने हैं। अब बाकी MCQs जो है हम मल्टीमीडिया के थ्रू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इन तमाम MCQs को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और जो भी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उनको बहुत ही तवज्जो से समझना है, ताकि इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई MCQs आपके सामने आ जाए, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो है MCQs नंबर 1 क्या है। स्टूडेंट्स, नंबर 1 क्या है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम्स ट्वाइस विच इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और इसका आप बता चुके आंसर क्या है। नंबर 2 जो है
ये भी आपको वाइट बोर्ड पे समझा दिया है। नंबर 3 भी आपको समझा चुके हैं, इसीलिए ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नंबर 4 पर आ जाइए, नंबर 4 वाला भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब नंबर 5 पर आ जाएं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, चूँकि पहले वाले चारों MCQs आपको वाइट बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नंबर 5 देखें क्या है, SI यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की मेजरमेंट में SI यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्कल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 6 पर आ जाएं, नंबर 6, एब्सोलूट ज़ीरो इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि एब्सोलूट ज़ीरो, स्टूडेंट उस ज़ीरो की बात हो रही है जिस ज़ीरो पर तमाम गैसेस को हम कहते हैं थ्योरेटिकली उनका वॉल्यूम क्या हो गया है, थ्योरेटिकली ज़ीरो हो गया है। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं। और एब्सोलूट क्या होता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखें है कहीं जी, ये आपको नज़र आ रहा है बी ऑप्शन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ये एब्सोलूट ज़ीरो है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 पर आ जाएं, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट, कह रहे किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। चूँकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। एक खास बात क्या है कि सब में प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब सब के लिहाज से, प्रेशर के लिहाज से सबका वॉल्यूम सेम है। अब टेम्परेचर को देख लेते हैं, चूँकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, टेम्परेचर देखें डी ऑप्शन में 273 डिग्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन में देखें 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इस कंडीशन में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, नंबर 8 पर आ जाइए, द गैस लॉज आर नॉट ओबेड बाय रियल गैसेज एट, कह रहे कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशन में गैस लॉज जो है उनको गैसेस ओबे नहीं करती, गैसेस जो है उन पर गैस लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। ये कौन सी कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशन है, एक जो है लो टेम्परेचर यानी कि बहुत कम टेम्परेचर और एक वेरी हाई प्रेशर। ठीक है जी, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ए लो टेम्परेचर, बी हाई प्रेशर, सी हाई टेम्परेचर, डी बोथ ए एंड बी। तो डी ऑप्शन ठीक है, चूँकि इसमें ए भी आएगा बी भी आएगा, चूँकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैसेस गैस लॉज को ओबे नहीं करती। ठीक है जी, नंबर 9 पर आ जाएं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, इनका जो है रेशियो बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का। ठीक है जी, तो इसका जो रेशियो है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ये स्टूडेंट जो है इस तरह का हम सवाल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल रिपीट हो रहा है। तो बहरहाल इसका जो आपके किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको HCl गैस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मॉलिक्यूलर मास और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस साइड पर जो फार्मूला रेट का, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl, इससे आप क्या कर लेंगे, दोनों का रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.7। ठीक है, इस तरह का सवाल पहले आ चुका है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इससे मिलता जुलता सवाल है। इसी वजह से हम क्वेश्चन 10 पर चले जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, 4 गैसेस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है, उससे कम किसका है, तरतीब से। तो याद रखना रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मासेस पर। तो अब इन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास देखें। अब पहले देखें अमोनिया 17 है मॉलिक्यूलर मास, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास 64 है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर मास 71 है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका, अमोनिया का 17, उसके बाद किसका नंबर है, CO2 का 44। ठीक है, फिर तीसरा नंबर SO2 का है। ये सीक्वेंस कहाँ नजर आ रही है, ये बी ऑप्शन में।
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा रेट अमोनिया का है, उससे कम CO2, उससे कम SO2, सबसे कम Cl2। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। नंबर 10 जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब आ जाए नंबर 11 पर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर डैश देन बाइंडिंग फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है जो कि कोई भी कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं? ये बेसिकली केमिकल बॉन्ड है जो एटम्स के दरमियान होता है। जब कोई कंपाउंड बनता है तो एटम को जोड़ने वाली फोर्स उसको बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसा बना है? वाटर का एक मॉलिक्यूल जो उसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी, वो आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है किससे? मॉलिक्यूलर फोर्स से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी किससे? बॉन्डिंग फोर्सेस से। ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 पर आ जाए। आयनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट्स, गुड conductivity in solid state, हाई वेपर प्रेशर, solubility in polar solvent। तो याद रखना आयनिक सॉलिड के लिए ये बात ठीक है कि दे आर soluble in पोलर सॉल्वेंट। चूँकि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन नहीं है। पहले लिखा है लो आप मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट उनके नहीं होते। गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, नहीं, सॉलिड स्टेट में वो गुड कंडक्टर नहीं होते। हाई वेपर प्रेशर, नहीं, उनका हाई वेपर प्रेशर भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पर आ जाएं। वाटर में बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज। अब ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो थोड़ा सा इसमें आप सोचें इसके बारे में कि पहले तो आप ये सोचें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेयर पर या 760 टॉर पर। तो इसका मतलब यह है कि 120 जो है 100 से ज़्यादा है। तो अगर कब ये 100 से ज़्यादा होगा? जब उसका जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर, वो भी 760 टॉर से ज़्यादा हो जाएगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। तो यहाँ देखें 760 से ज़्यादा है कोई? यहाँ देखें ये सी ऑप्शन देखें, 760 से ज़्यादा आ रहा है, 1489 टॉर। इसका मतलब इस प्रेशर पर जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 से ज़्यादा होगा, 120 होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है, तवज्जो समझने का सवाल है। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें सब बाकी सब प्रेशर कम है, सिर्फ ये प्रेशर है जो कि ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 760 से ज़्यादा है। ठीक है जी। नंबर 14 पर आ जाएं। विच आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज? कह रहा है कौन सी मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं? डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोथ ए एंड बी। हाँ बिल्कुल सही है। डायपोल जो होती हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, डायपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। तो उसका मतलब ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली डायपोल फोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। तो ए और बी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 पर आ जाइए। अवेपोरेशन कैन हैपन एट, कह रहे कब होती है अवेपोरेशन? ये बात सिंपल याद रखें कि अवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। ये अलग बात है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रेट ऑफ अवेपोरेशन बढ़ जाता है, लेकिन अवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर होती है। तो यहाँ देखें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। तो आंसर क्या आएगा? ऑल टेम्परेचर। अवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर पर होती रहती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पर आ जाएं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मरी इज, देखिए मरी जो है सी लेवल से ज़्यादा ऊपर है, हाइट पर है। ठीक है, इसका मतलब सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर है या 1 एटमॉस्फेयर है सी लेवल पे। तो सी लेवल से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो 1 से कम है। यहाँ पर देखें, यहाँ देखें ये है सी ऑप्शन 0.92। मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 पर आ जाएं। When a gas is collected over water, the pressure is corrected by, कह रहा है कि जब हम किसी भी गैस को कहाँ पर कलेक्ट करते हैं? वाटर के ऊपर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर जब कलेक्ट करते हैं तो
वाटर के वेपर का प्रेशर उस गैस के प्रेशर में शामिल हो जाता है। तो हमें सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, ड्राई गैस का, ओरिजिनल गैस का। तो कैसे पता चलाएंगे? उस टोटल प्रेशर में से जो गैस का और वाटर वेपर का प्रेशर होता है, जो वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट करते हैं, किसी भी मतलब जगह पर हम कलेक्ट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, तो उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लें, यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा है सबट्रैक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो हमें पता चल जाएगा गैस का एक्चुअल प्रेशर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 पर आ जाइए। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड। कोई भी गैस अगर हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पर, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। बड़ी आसान बात है, गैस जो कि 1 मोल गैस जो एसटीपी पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है। तो ये आ गया डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट नंबर 19 पर आ जाएं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो सीधा सीधा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर जो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 कूलिंग इज कॉज्ड बाय। करेक्ट, कूलिंग कब होती है? गैस के ए ऑप्शन है कंप्रेशन ऑफ गैस, बी ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ गैस, फिर सी बोथ ए बी, फिर डी नॉन ऑफ दीज। अब देखें, पहली बात तो ये है कि गैसेस को जब कंप्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, वो गैस को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है? हीट बाहर निकलती है। इसका मतलब है कि जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस के अंदर से हीट निकलती है। ठीक है, गैस जब कंप्रेस होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अगर गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हीट गैस अपने अंदर क्या कर रही होती है? गैस अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है। नहीं, जब गैस एक्सपेंड होती है, जब रेफ्रिजरेटर के इनसाइड जाती है गैस, तो वहाँ एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन की वजह से वो गैस क्या करती है? रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग का प्रोसेस करती है। तो लिहाजा एक्सपेंशन, गैस जब एक्सपेंड होती है तो कूलिंग का इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 पर आ जाएं। वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी। आर की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होती है जी? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाइए, 23 पर आ जाएं। नेक्स्ट अब स्टूडेंट 22 पर। स्टूडेंट 22 हमारे पास क्या है? द वैल्यू ऑफ आर इन एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम के हिसाब से आर की वैल्यू क्या होती है? एस आई सिस्टम के हिसाब से आर की वैल्यू होती है 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 पर आ जाइए। 23 क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी हैज़ वॉल्यूम ऑफ। अगर गैस 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके। अभी कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? कितना होता है मोलर वॉल्यूम? होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एस टी पी पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन। ठीक है जी। 24 पर आ जाइए। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की जी। इसमें है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 25 पर आ जाए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। कह रहे अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर में पानी डाल दिया, तो उस पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाती है? वो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव। ठीक है, देखिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कोहेसिव, ये आएगा। एक एडहेसिव, ये क्या होता है? एडहेसिव बेसिकली आप अगर एक बीकर के अंदर पानी डालते हैं तो पानी और बीकर की दीवार, उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। किसी लिक्विड को बीकर में डाल दें तो बीकर की वॉल्स जो होती है उसके दरमियान और लिक्विड के दरमियान जो फोर्स है वो एडहेसिव है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अपने दरमियान जो फोर्स होती है, जो एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, वो कौन सी फोर्स होती है? वो कोहेसिव फोर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए नंबर 26। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड अगेंस्ट फ्लो इज कॉल्ड। देखिए यह भी एक डेफिनेशन है किसकी? विस्कोसिटी की। क्या डेफिनेशन है जी विस्कोसिटी की? कि लिक्विड के अंदर एक फोर्स होती है जो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है लिक्विड के अंदर, उसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 27 पर आ जाएं।
स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्रिस्टल की बात हो रही है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है, ठीक है, किस पर बेस करता है, उसके जो एजेस होते हैं उसके एजेस के लेंथ पर और उनके एजेस के एंगल जो है दरमियान कितना एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखें, यहाँ ए बी सी उसका जो यूनिट सेल है उसका ए और बी साइड बराबर है लेकिन सी साइड इक्वल नहीं है, दो साइड्स इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है और तीनों एंगल बराबर हैं। तो इस सूरत में शेप क्या होगी उसकी स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्रागोनल, बी ऑप्शन, ठीक है जी। 28 जी स्टूडेंट 28 नंबर पर आ जाएं। 28 नंबर जो है ग्लास, ग्लास इज एन, ग्लास क्या होता है, कौन सा सॉलिड है, ग्लास जो है अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन, वैसे नीचे ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट, आयनिक, तो ये अमॉर्फस सॉलिड जो होता है जितने भी ग्लास होते हैं, ठीक है। 29 पर आ जाएं। अब दोबारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पर जो है एजेस की लेंथ बराबर है ए बी सी, ठीक है, जो यूनिट सेल है उसके एजेस की लेंथ बराबर है और एंगल 90 डिग्री सबका, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक, ठीक है जी, ए ऑप्शन। 30 पर आ जाएं। द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज, जो मोटर ऑयल होता है उसकी जो ग्रेडिंग करते हैं किस बेस पर करते हैं, विस्कोसिटी बेस पर, ठीक है जी। जो ऑयल होता है, मोटर ऑयल जो होता है, जैसे मोबिलाइल वगैरह भी है, तो उसकी विस्कोसिटी की बेस पर हम क्या करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उसके बाद 31 पर चलते हैं। 31 पे क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी विल बी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बता दी गई है और कहा गया जी आप इनका क्या बताएं, इनका वॉल्यूम बताएं। भाई अगर मोल हो तो सीधा सीधा जितने भी मोल है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो उसने मोल नहीं दिया, मॉलिक्यूल्स दिए हमें, तो मॉलिक्यूल को पहले क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आंसर आएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 क्या चीज़ है, मोल, मोल आएंगे। तो उस मोल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 1 मोल बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, तो हमारे पास कितने मोल आए हैं 0.5, उस 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो क्या आंसर आएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतने मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। 32 पर आ जाए। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड। स्टूडेंट कह रहा है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, चूँकि सॉलिड पहले लिक्विड बनता है फिर गैस है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 33 पर आ जाएं। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की बेस पर क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 हैं, ठीक है जी। तो 7 है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है जी। 34 पर आ जाएं। इन मेटल कंडक्शन इज ड्यू टू, जो मेटल्स होते हैं ज़्यादा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करते हैं आप, ये आपको पता होना चाहिए जी। क्या होता है उसके अंदर, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन है कोई ऐसा जी, बी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन आएगा। मेटल जो है उनकी कंडक्टिविटी की वजह क्या होती है, मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है जी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 पर आ जाए। 35 में टू सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड, दो सॉलिड है, दोनों का अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। दोनों को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है जी। उसके बाद 36 पर आ जाएं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं जी, बैरोमीटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 पर आ जाए जी। इफ़ देखिए यहाँ भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कह रहे हैं यहाँ तीनों एजेस बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, एंगल लेकिन अभी भी 90 डिग्री है सबका, ए बी अल्फा बीटा गैमा सब के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑर्थोरोम्बिक, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 38 द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, दिस इज स्टेटेड बाय। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जी।
ये अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा भी है चैप्टर के अंदर कि ये जो लॉ है जो क्या बताता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। तो ये कौन सा लॉ है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी। तो डाल्टन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 पर आ जाएं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अब कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें से किसके बराबर है? बहुत सारी गैसेस दी हुई हैं, 4 गैसेस। तो आप देखें CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44। इसमें किसी का मॉलिक्यूलर मास 44 है, सबका कैलकुलेट करें तो ये C3H8 प्रोपेन, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, इसका भी 44 है, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बराबर होगा। 40 पर आ जाए जी। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम आर गिवन बिलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर किया गया रिकॉर्ड, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, नथिया गली का, हुंजा का, मरी का, गिलगित का। सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर है जी? गिलगित में। तो अब यहाँ सवाल क्या है कि पानी कहाँ सबसे पहले बॉयल होगा? डेफिनेटली जितना वेपर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वहाँ पानी जल्दी बॉयल होगा। तो यहाँ खुद देखें कहाँ जल्दी बॉयल होगा? गिलगित में। डी ऑप्शन। ठीक है, चूँकि गिलगित में सबसे कम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जल्दी बॉयल होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये हैं सारे वो MCQs, ठीक है, जो आपको समझा दिए हैं। अब ये आपके सामने इसकी तमाम जो अभी आपने MCQs पढ़े उनके आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। जितने MCQs पढ़े उनका भी स्क्रीनशॉट बना लें। ठीक है, और उसके बाद ये आप अपने पास सेव कर लें ताकि आपके पास ये मैटर आ जाए और आप इसको बार बार जो है वो पढ़ सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 3 के MCQs करवाएंगे।